तो अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से दिल से शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे भाई मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं। भाई मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, उन्हें पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मेरे इस समय ऐसी परिस्थिति पड़ी हुई है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी बता नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ और टेलीग्राम मेरा बंद हो चुका है। फिर भी कोई ना, चलो आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग वैसा कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। और आप लोगों की मर्जी है, जैसा आपको कमेंट करना है आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को कहानी से शुरू करने से पहले छोटी सी बात बस इतना ही कहूँगा कि भाई मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो पर नहीं बता सकता। और बात रही वीडियो को आगे बढ़ाने की, तो भाई इस समय मैं अपने घर से बाहर हूँ। यह चीज मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करने के लिए बाहर हरियाणा आया हूँ। तो भाई इससे आगे तो आप लोगों से कहना ही कोई फायदा का बात नहीं है। तो छोड़ो, बिना किसी बकवास की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस समय विद्युतान सूर्यवंशी और वह बुजुर्ग ईंटराज यकृत ग्रह के ऊर्जा प्रवाह आयाम से दूर किसी अलग ही आयाम के अंदर थे। इस समय आसमान के ऊपर दो धुरंधर योद्धा खड़े हुए थे। उनमें से विद्युतान सूर्यवंशी का स्वर्णिम कवच वह दरारों से भरा हुआ था और उसके मुंह के किनारे से खून निकल रहा था और उसकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर थी। लेकिन हालत तो बुजुर्ग ईंटराज की भी अच्छी नहीं थी। उनके भी हाथ के ऊपर तक का बाजू वहां फट चुका था और उनके भी मुंह से थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। इसी के साथ उनकी नजरें सामने विद्युतान सूर्यवंशी पर थी, जो भी उनकी तरफ गंभीर नजरों से देख रहा था। विद्युतान की नजरें इस समय सामने की तरफ थी, जहां से एक रहस्यमयी काले कलर की तलवार, जो कि दिखने में बेहद ज्यादा प्राचीन और रहस्यमयी लग रही थी, जिसके ऊपर ना जाने अनगिनत निशान बने हुए थे, जो कि किसी प्राचीन सील या फिर प्राचीन मंत्रा जैसे बने हुए थे। वह तलवार जिस जगह को छूकर निकलती थी, वह जगह पल भर में सूख जाती थी और उस जगह पर सिर्फ राख ही राख और धुआं ही धुआं दिखने लगता था। विद्युतांत जैसे ही इस नजारे को देखता है, उसकी आंखों में थोड़ी बहुत समस्या दिखने लगती है। इसी के साथ वह इस समस्या को बरकरार रखता है और समस्या को बरकरार रखते हुए खुद में बड़बड़ा कर कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अगर मैं इस पर अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार करूं तो कोई फायदा नहीं। यह कहते हुए वह कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगता है। फिर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरती है, जिसके साथ उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट आती है। फिर वह थोड़ा हंसता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना समय हो गया, अभी तक उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इतना कहने के बाद वह एक गहरी सांस लेता है और अपने सामने खड़े बुजुर्ग ईंटराज की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे विश्वास था कि उसकी यह तलवार विद्युतांश को रोक ही देगी। लेकिन विद्युतांश की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जिसके साथ विद्युतांश वह एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए जोड़ देता है। अपने हाथों को सामने की तरफ करके जोड़ता है और अपने हाथों से एक प्राचीन मुद्रा बनाने लगता है। जैसे ही वह विद्युतांश अपनी प्राचीन मुद्राएं बनाने लगता है, आसपास का आयाम बहुत घबराने लगता है। आसपास की शक्तियां में उबड़ खाबड़ होने लगती है और आसपास की सभी शक्तियां वह उथल पुथल करने लगती हैं। चारों तरफ विनाश का सा माहौल हो चुका था। तभी विद्युतांश अपने हाथों की आखिरी चीज को पूरी करता है और जोर से चीख कर चिल्लाकर कहता है, प्रलय सूर्य मंत्रा। विद्युतांश के इतना कहते हुए विद्युतांश अपने दोनों हाथों को उठाकर जमीन पर मार देता है। जैसे ही विद्युतांश वह अपने दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखता है, जमीन के अंदर से शक्तियां किसी जोक के खून को चूसने की तरह तेज रफ्तार में विद्युतांश के शरीर के अंदर आने लगती हैं। देखते ही देखते वह शक्तियां विद्युतांश के पीछे इकट्ठा होकर एक आभा का आकार लेने लगती हैं। वह आभा किसी इंसान और बैल जैसी दिख रही थी, जिसके सिर के ऊपर दो सींग बने हुए थे और वह सफेद कलर की दिख रही थी।
तभी विद्युतांश वहां अपने हाथों से और ज्यादा ताकत को खींचता है और कुछ ही समय में विद्युतांश वहां पूरे के पूरे ग्रह की सभी शक्तियों को खींचने लगता है। इस समय विद्युतांश ने किलोमीटर नहीं, हजारों मीटर नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों किलोमीटर तक की शक्तियों को खींच लिया था और वह सभी शक्तियां विद्युतांश के हाथों से होते हुए सीधा उसके पीछे हवा के हाथों में इकट्ठा हो रही थी। एक समय से हवा के हाथों में बेहद ज्यादा खतरनाक लेकिन चमकता हुआ सूरज दिखने लगता है, जो कि दिखने में बेहद ज्यादा डरावना लेकिन प्यारा दिख रहा था। उस सूरज की चमक ऐसी थी जैसे कि कोई अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक। विद्युतांश वह अपनी नजरों को पीछे की तरफ करता है, जहां पर इस समय उसकी हवा के हाथों में एक रहस्यमय सूरज लगा हुआ था। जैसे ही बुजुर्ग हीटराज इस हमले को देखता है, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है और उसके मुंह से अनायास ही निकलता है, प्रलय राज का यहाँ हमला। लेकिन प्रलय राज देव का यहाँ हमला तो इस लड़के के पास कैसे हो सकता है? यहाँ कहते हुए उसकी आंखों में एक भारी चिंता दिखने लगती है, जिसके साथ वह विद्युतांश के हाथों में बन रहे उस रहस्यमय सूरज को देखने लगता है, जिसके बनते ही पूरा का पूरा आयाम वहां धर्राने लगता है और चारों तरफ की शक्तियां वहां उबर कावड़ होने लगती हैं। तभी वह बुजुर्ग कुछ समय तक उस सूरज को देखता है, तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आती है, जिसके साथ वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वाकई में लड़की, तेरे बारे में जो कुछ सुना था वह सच ही सुना था, तू काबिल है। इतना कहने के बाद बुजुर्ग वह विद्युतांश की तरफ देखने लगता है और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन तुझे लगता है कि प्रलय राज देव का यहाँ हमला मेरे इस प्राचीन हमले को रोक सकता है? तो यहाँ तेरी गलत फहमी है। माना यह हमला बेहद ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ इतना भी ताकतवर नहीं कि मेरे इस हमले को रोक सके। विद्युतांश जैसे ही इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखता है और बरकरार रखते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मेरा यहाँ हमला तेरी प्राचीन तलवार को रोक सकता है? इस चीज को तो मैं भी जानता हूँ कि हाँ हमला तेरी प्राचीन शमशीर को नहीं रोक सकता। विद्युतांश की ऊपर बात को सुनने के बाद वह बुजुर्ग विद्युतांश की तरफ देखने लगता है और फिर वह चिल्लाते हुए पूछता है, तो फिर तूने और ज्यादा ताकतवर हमला क्यों नहीं किया? तभी विद्युतांश के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आती है, जिसके साथ वह पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देखते हुए अपने हाथ की सील को आखिरी बार जैसे ही बदलता है। जैसे ही विद्युतांश अपने हाथ की आखिरी सील को बदलता है, उसके पीछे की वह आवा बाहर जगमगाने लगती है और एक बेहद ज्यादा ताकतवर धमाके के साथ फट जाती है। जैसे ही वह आवा फटती है, उस आवा के फटते ही वहां पर एक ऐसी शक्तियों का विस्फोट होता है जो इस आयाम को लगभग चकनाचूर ही कर देती है। तभी धड़ाम की आवाज के साथ वह पूरा का पूरा आयाम चटक जाता है। जगह जगह दरारें और जगह जगह आयामी दरारें खुलने लग जाती हैं। अगर कोई योद्धा इन आयामी दरारों में फंस जाता तो यह कहना संभव था कि वह योद्धा किस जगह या किस लोक में जाकर रुकता। यही देखते हुए बुजुर्ग हीटराज की नजर विद्युतांश की तरफ थी। तभी विद्युतांश वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और फिर वह पीछे देखता है कि वहां सभी शक्तियां इकट्ठा होने लगती हैं और इकट्ठा होते हुए सीधा उसी विनाशकारी सूरज के अंदर जाने लगती हैं। वह सूरज जो कि इस समय लाल चमक रहा था, उसकी रोशनी बेहद ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो जाती है और उस लाल सूरज का रंग वह देखते ही देखते बदलने लगता है और बदलते बदलते वहां काला पड़ जाता है। इस समय उस रहस्यमय सूरज के अंदर से इतनी ज्यादा भयावह और ताकतवर शक्तियां निकल रही थी कि जिनको अपने शब्दों में बयां मैं भी नहीं कर सकता। वह इतनी ज्यादा भयानक शक्तियां थी। तभी विद्युतांश वह सूरज की तरफ देखता है और बुजुर्ग हीटराज की तरफ देखते हुए कहता है, तू भूल गया, इसका नाम प्रलय तांडव मंत्रा है और साफ शब्दों में कहूं तो यह मंत्रा प्रलय को तांडव में बदल सकती है। लेकिन तू अभी तक इसके शुरुआती पड़ाव को समझ रहा था, लेकिन
या इसका शुरुआती नहीं बल्कि महारथी पड़ाव है। इसी के साथ विद्युतांत भाव सूरज की तरफ देखता है जो कि बेहद ज्यादा भयानक रोशनी में चमकने लगता है, और जैसे जैसे वहां सूरज चमकता है आसपास सारी जगह वहां गायब होने लगती है, वहां आयाम फट जाता है और चारों तरफ एक शून्य आकार ले लेता है, यानी कि ना ही धरती, ना ही आत्मा, ना ही जीवन, ना ही जिंदगी, ना ही प्राकृतिक शक्ति, यानी कि शून्य, अनंत, जिसका ही कोई अंत ही ना हो, शून्य, जिसके बारे में किसी को कुछ बताया ही ना जा सके। वहां पर एक शून्य जन्म ले लेता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और इस अंधकार के बीच आयामों में फंसे हुए दो योद्धा। तभी विद्युतांत अपनी आंखों को मीचता है और अपने हाथों को सूरज के सामने करता है। जैसे ही विद्युतांत सूरज के सामने अपने हाथों को करता है, वह सूरज धीरे धीरे विद्युतांत के हाथों में आता है। तभी विद्युतांत देखता है कि वह प्राचीन तलवार विद्युतांत के बेहद ज्यादा करीब आ चुकी है। तभी विद्युतांत वह जोर से चीखता है और चीख कर कहता है, पहले शून्य मंत्रा, पहला विनाश और दूसरा महाविनाश। इसी के साथ वह उस सूरज को उस मंत्रा के ऊपर फेंक देता है। जैसे जैसे वह सूरज अपनी अपनी जगह से जा रहा था, आसपास की जमीन कांपने लगती है और उस शून्य के अंदर एक ऐसी खामोशी आ जाती है जैसे कि वहां पर कुछ ही ना था। तभी वह सूरज आयाम को चीर देता है और सीधा जाकर उस रहस्यमयी लेकिन प्राचीन तलवार से जा टकराता है। जैसे ही दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर जैसे धमाके की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वहां पर होता है तो एक ऐसा अंधकार में शांति का वातावरण जो कि किसी प्रलय के जाने के बाद का होता है। वहां रहस्यमय सूरज धीरे धीरे उस तलवार को अपने अंदर सोखने लगता है और उस तलवार की शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगता है। विद्युतांत जैसे ही इस नजारे को देखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसके साथ वह कहता है, मुझे लगा ही था कि ये मंत्रा कोई कमजोर मंत्रा नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने कहा था कि यह बेहद ज्यादा ताकतवर मंत्रा है और आदिजी देव भी इस मंत्रा से घबरा रहे थे। मतलब कि साफ है कि यह मंत्रा एक अर्ध अद्भुत ने बनाई है, जो मंत्रा में ताकत तो होगी। यही सोचते हुए विद्युतांत के चेहरे पर एक विजयी भरा भाव दिखने लगता है और इसी विजयी भरे भाव के साथ उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह इसी के साथ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखता है और मुस्कुराहट को रखते हुए कहता है, तो ठीक है, क्यों न इस खेल को खत्म कर दिया जाए। यह कहते हुए वह सामने की तरफ देखने लगता है, जहां पर वह रहस्यमय सूरज उस प्राचीन तलवार की सारी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है और वह काली तलवार जो कि किसी काले क्रिस्टल की तरह जगमगा रही थी, वह कुछ ही पलों में फीकी किसी कोयले की तरह बिना रोशनी के हो जाती है और उसके ऊपर बने हुए वह रहस्यमय निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तभी वह रहस्यमय सूरज वह धीरे धीरे तलवार को अपने अंदर खींच लेता है और उस तलवार को खींचने के बाद वह सीधा ईंटराज की तरफ जाने लगता है। विद्युतांत जैसे ही इस नजारे को देखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई है, जिसके साथ वह कहता है, वाकई मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है यह हमला। तो इसने तो इस हमले को भी खत्म किया और अपने लक्ष्य को भेजने के लिए जा रहा है। इस समय बुजुर्ग ईंटराज की हालत तो मैं क्या ही बताऊं। उनकी हालत तो बेहद ज्यादा गंभीर थी और उनके चेहरे पर एक ऐसा डर जो छुपाए नहीं छुप रहा था। वह देख रहे थे कि वह रहस्यमय सूरज उन्हीं की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी बुजुर्ग ईंटराज वह अपने हाथों को सामने की तरफ जोड़ते हैं और जल्दी जल्दी लेकिन बेहद खतरनाक सील बनाने लगते हैं। जैसे ही वह सील बनाते हैं, उनके आसपास की जगह धुंधलाने लगती है और वहां पर पांचों मूल तत्व शक्तियां उनके शरीर से बाहर निकल आती हैं। फिर वह उन पांचों मूल तत्व शक्तियों को एक करते हैं और एक करते हुए वह जोर से चीखते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, पंच मूल तत्व कवच। उनके इतना कहते ही उनके सिर के ऊपर और शरीर के ऊपर एक लाल, नीला, हरा और सफेद और काले कलर का एक कवच
दिखने लगता है जो कि इतनी रोशनियों से मिलकर बना हुआ था। तभी उनकी नजरें वहां सामने की तरफ थी, जहां पर वहां रहस्यमय सूरज उनकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। तभी वहां सूरज सीधा आता है और उनके उस दिव्य कवच से जा टकराता है। जैसे ही वहां सूरज उनके दिव्य कवच से टकराता है, वहां पर एक जोरदार लेकिन बहुत ज्यादा भयानक धमाका होता है। धड़ाम की आवाज के साथ उनके शरीर के ऊपर लगा हुआ वह पंचभूत तत्व शक्तियों का कवच तरकराने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। लेकिन वहां रहस्यमय सूरज बिल्कुल भी नहीं रुकता। वह सीधा उनके शरीर के अंदर जाने लगता है ताकि वह उनकी मूल तत्व शक्तियों को निगल सके और खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सके। यही देखते हुए विद्युतांश की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कुराहट आती है और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, ये हमला कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तो दुश्मन की शक्तियों की निगलता जाता है और खुद को ज्यादा ताकतवर करता जाता है। यहाँ कहते हुए वह सामने का दृश्य देख रहा था, जहाँ पर वह सूरज सीधा उनके उस पंचभूत तत्व शक्तियों के बने हुए कवच को पल भर में तोड़ देता है और धड़ाम की आवाज के साथ उनके शरीर से टकराया जाता है। जैसे ही वह रहस्यमय सूरज उनके शरीर से टकराता है, वहां पर कोई भी धमाका नहीं होता और ना ही कोई आवाज होती है। सिर्फ होता है तो ये कि एक काले रंग की रोशनी उस सूरज के अंदर से बाहर निकलती है और बुजुर्ग ईंट राज को अपने अंदर खींचने लगती है। इस समय बुजुर्ग ईंट राज की हालत बेहद ज्यादा गंभीर हो जाती है और वह गंभीर हालत के साथ सामने की तरफ देखने लगता है, जहां पर वह रहस्यमय काली ऊर्जा उनके शरीर को अपने अंदर खींच रही थी। बुजुर्ग ईंट राज जैसे ही इस दृश्य को देखता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। अब वह जोर से चीखता है और चीखते हुए कहता है, लड़के मुझे बचा, ये तू क्या कर रहा है। विद्युतान जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट आ जाती है। इसके साथ वह बुजुर्ग ईंट राज की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझ पर जानलेवा प्रहार करके यहाँ से बचकर जा सकते हो। विद्युतान की इस बात को सुनने के बाद बुजुर्ग ईंट राज के चेहरे पर एक दुख भरा भाव दिखने लगता है, जिसके साथ वह विद्युतान की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। विद्युतान जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद वह बुजुर्ग ईंट राज की तरफ देखता है और अपनी आवाज में बेहद ज्यादा गुस्से के साथ जोर से चीख कर कहता है, बुजुर्ग ईंट राज, बिजली से खेलने वाले झटके से नहीं डरते, इसीलिए तू मुझे मन सिखा। तू सिर्फ परवाह कर तो अपनी जान की कर, क्योंकि कुछ ही पल में तेरा नरकवास पक्का है। बुजुर्ग ईंट राज जैसे ही विद्युतान इस बात को सुनता है, उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं और वहां अड़बड़ाते हुए कहता है, लड़के इसकी कीमत बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है। विद्युतान जैसे ही इसकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके साथ वह इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहता है, उस कीमत को भी चुकाने के लिए विद्युतान सूर्यवंशी तैयार है। जैसे ही बुजुर्ग ईंट राज विद्युतान से इस बात को सुनता है, उसके तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो वहां देखता है कि उसकी सारी शक्तियां, मूल तत्व शक्तियां उस सूरज के अंदर जाती आ रही हैं और वहां सूरज देखते ही देखते बड़ा होने लगता है और वहां पूरे के पूरे आयाम को अपने अंदर सोखने लगता है। जैसे ही बुजुर्ग ईंट राज इस दृश्य को देखता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह ठंडी लेकिन शांत आवाज में कहता है, लड़के तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया, लेकिन याद रख कीमत तो तुझे भी इसकी चुकानी होगी। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ में रखी हुई एक अंगूठी को निकालता है, उसे तोड़ देता है। जैसे ही वह उस अंगूठी को तोड़ता है, उस अंगूठी के अंदर से एक बेहद ज्यादा प्राचीन लेकिन बेहद ज्यादा कमजोर काले कलर की एक सील निकलती है, जो कि दिखने में बेहद ज्यादा रहस्यमय लग रही थी। उस सील के ऊपर अनगिनत प्राचीन निशान बने हुए थे और वह सील दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वह सील बेहद ज्यादा पुरानी हो। इसी के साथ बुजुर्ग ईंट राज वह अपने शरीर के अंदर से पांचों मूल तत्व शक्तियों को निकालता है और उन पांचों मूल तत्वों को सील में मिला देता है। जैसे ही वो सील के अंदर वह पांचों मूल तत्व शक्तियां जाती हैं और सील की जगमगाहट बढ़ने लगती है और कुछ ही समय में वह सील बेहद ज्यादा जगमगाने लगती है। लेकिन बुजुर्ग ईंट राज इतने में नहीं रुकता। इसी के साथ वह तुरंत
अपने हाथ को आगे करता है, जहां पर एक काली तलवार उसके हाथ में प्रकट होती है। इसी के साथ वह तुरंत अपने दोनों हाथों को उस तलवार से काट देता है। जैसे ही उसके दोनों हाथ कटते हैं, उसके बाजुओं से खून निकलने लगता है। फिर वह सभी खून इकट्ठा होता है और इकट्ठा होते हुए सीधा उस प्राचीन झील के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही विद्युतांश इस नजारे को देखता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वहां अलबड़ाती हुई आवाज में कहता है, यहाँ प्राचीन चीज क्या है जिसकी शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी। तभी बुजुर्ग ईंटराज वहां विद्युतांश की तरफ देखता है और अपने हाथों की आखिरी सील को बदलकर जोर से चिल्लाकर कहता है, शक्ति बंधन महामंत्रा। उसके इतना कहते ही वह रहस्यमयी प्राचीन चीज जोर जोर से जगमगाने लगती है और जगमगाते हुए वह सीधा किसी टूटते हुए तारे की रफ्तार में सीधा विद्युतांश की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे कोई शुरुआती अर्ध विनाशक योद्धा भी नहीं देख सकता था। विद्युतांश जैसे ही चील को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहता है, ओ तरीकी नहीं। इतना कहने के साथ ही विद्युतांश वह अपने शरीर के अंदर से बेहद ज्यादा ताकत और शक्तियों को बाहर निकालता है। इसी के साथ विद्युतांश के शरीर के अंदर से उसकी पांचों मूल तत्व शक्तियां बाहर निकल आती हैं। उसके माथे के अंदर से 4 प्रकार की कुदरती शक्तियां बाहर निकलती हैं और उसके शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर लेकिन खतरनाक बिजलियां बाहर निकलती हैं। उन बिजलियों में एक अजगर था जो कि विद्युतांश के सिर के ऊपर बैठा हुआ था, एक ड्रैगन था जो कि नीले कलर का दिख रहा था, एक ऐसा कीड़ा जिसके जाने सैकड़ों पैर थे और वहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देने लगते हैं। तभी विद्युतांश वहां उन सभी जानवरों को सहारा करता है। वह सभी जानवर सीधा एक दूसरे को मिलकर एक बेहद ज्यादा प्राचीन लेकिन रहस्यमयी कवच बना लेते हैं। उस कवच के ऊपर बेहद ज्यादा प्राचीन भाषा में प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे और उस पर अलग अलग प्रकार की चीलें बनी हुई थी। वह दिखने में बेहद ज्यादा रहस्यमयी लेकिन मिस्टीरियस सा लग रहा था, जैसे कि वह कवच बेहद ज्यादा ताकतवर हो, उस पर प्रलय का भी कोई असर ना हो और वह कवच सीधा विद्युतांश के सामने आ जाता है। जैसे ही वह कवच विद्युतांश के सामने आता है, वह चील भी उस कवच से जा टकराती है और वहां पर आग की चिंगारियों के निकलने जैसी आवाज आती है। इस समय वहां मूल तत्व शक्तियां, कुदरती शक्तियां और कुदरती ठंडक से बना हुआ वहां रहस्यमय कवच उस प्राचीन चील को रोके हुए था। विद्युतांश जैसे इस नजारे को देखता है, उसकी सांस में सांस आती है क्योंकि विद्युतांश की हालत भी बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसी के साथ विद्युतांश वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओ नहीं, बच गया। इतना कहने के बाद उसकी नजरें बुजुर्ग ईंटराज पर थी, जिसके चेहरे पर भी समस्या का भाव था और वहां उस रहस्यमय सूरज के अंदर खिसकता चला जा रहा था। तभी वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लड़के, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मारकर जीवित बच सकता है? नहीं। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों की आखिरी सील को बदलता है और जोर से चीख कर कहता है, शक्ति पठन मंत्रा। उसके इतना कहते ही उसके शरीर के अंदर की सारी शक्तियां वहां खोलने लगती हैं और उसका शरीर बेहद ज्यादा ताकत के साथ फूलने लगता है। उसका शरीर देखते ही देखते किसी छोटे बलून और फिर किसी बड़े बलून की तरह फूल जाता है। विद्युतांश जैसे ही इस नजारे को देखता है, वह तुरंत अपने हाथों में महाअस्त्र त्रिकालन को बुलाता है और सीधा वो ईंटराज के ऊपर प्रहार करने को तैयार हो जाता है। वह महाअस्त्र त्रिकालन को पकड़ता है, उसे पीछे खींचता है और बेहद ज्यादा ताकत के साथ सीधा सामने की तरफ फेंकने को तैयार होता है कि तब तक वहां पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज होती है। जैसे ही वह आवाज होती है, वह पूरा का पूरा शून्य कांप जाता है और धड़ाम की आवाज के साथ बुजुर्ग ईंटराज का शरीर वहां फट जाता है। जैसे ही बुजुर्ग ईंटराज का शरीर फटता है, वहां पर चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं और वहां रहस्यमय सूरज उन शक्तियों को सोखने लगता है। जैसे जैसे वहां उन सभी शक्तियों को सोखता है, उसकी भी ताकत बढ़ने लगती है। तभी विद्युतांश वहां एक चीज से हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा कर कहता है, ओ तेरी नहीं, ये क्या हुआ? मैं इस रहस्यमय प्रलय सूर्य मंत्रा के सूरज को काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि विद्युतांश की शक्तियां इस समय 3 जगह बटी हुई थी। पहली, उस रहस्यमय सूरज के काबू करने में, दूसरी खुद का बचाव उस रहस्यमय शील के करने में और तीसरी
खुद को उन शक्तियों के विस्फोट से बचाए रखने में। यही देखते हुए विद्वान देखता है कि वहां रहस्यमय सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसकी काली ऊर्जा वहां पूरे के पूरे आयाम को ढकने लगती है। वह सूरज देखते ही देखते बेहद ज्यादा बड़ा 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट, 1000 फुट और 10,000 फुट उसकी लंबाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह पूरे के पूरे उस आयाम को घेर लेता है और उसके अंदर एक बेहद ज्यादा ताकतवर सूरज दिखने लगता है। विद्युतान जैसे ही इस चीज को देखता है वह तुरंत अपनी मूल तत्व शक्तियों को खींचता है और अपने शरीर के अंदर लेता है और फिर सूरज को काबू करने लगता है। विद्युतांश वह सूरज को काबू कर रहा था और विद्युतांश की आंखों में समस्या थी, क्योंकि विद्युतांश जानता था कि अगर यहाँ रहस्यमय सूरज गलती से भी तबाह हुआ तो विद्युतांश भले ही एक चरम काल विनाशक है, लेकिन वह यहाँ से जीवित नहीं जाने वाला। यही सोचते हुए विद्युतांश की आंखों में समस्या दिखने लगती है और वह इसी समस्या के साथ अपने दांतों को पीसता है और दांतों को पीसते हुए खुद में बड़बड़ा कर कहता है, अरे ऊपर वाले, तुझे इन समस्याओं के लिए मुझे ही मिलता है, तू हर समस्या में मुझे ही क्यों डालता है। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों से प्राचीन मुद्राएं बनाने लगता है और उस रहस्यमय सूरज को काबू करने लगता है। विद्युतांश उस रहस्यमय सूरज को काबू कर ही रहा था कि तभी वहां पर रहस्यमय प्राचीन चीज वहां विद्युतांश की बनाई हुई उस कवच को तोड़ देती है, क्योंकि उसकी शक्तियां कमजोर हो चुकी थी और सीधा धड़ाम की आवाज के साथ विद्युतांश के सीने से जा टकराती है। जैसे ही वह शील विद्युतांश के सीने से टकराती है, वह विद्युतांश के सीने को चीरती नहीं, फाड़ती नहीं और कुछ ऐसा नहीं करती जिससे विद्युतांश को पीड़ा हो, बल्कि विद्युतांश के सीने के अंदर किसी जोक की तरह चिपकने लगती है और उसके शरीर के अंदर अपनी जड़ों को फैलाने लगती है। विद्युतांश जैसे ही दृश्य को देखता है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। तभी वहां खुद ही खुद में बड़बड़ाता है और बड़बड़ा कर कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है यार, रहस्यमय शील कर क्या रही है। इस समय वह रहस्यमय शील विद्युतांश की शक्तियों को सोखने लगती है और विद्युतांश की शक्तियों को सोख कर खुद को ताकतवर बनाने लगती है। विद्युतांश जैसे ही इस नजारे को देखता है उसकी आंखों में समस्या दिखने लगती है, जिसके साथ वह इसी हड़बड़ाहट में कहता है, अरे नहीं, अगर मैं सील को रोकूंगा तो वह रहस्यमय सूरज फट जाएगा और अगर मैं सील को ना रोकूं तो यह मेरे पूरे शरीर की शक्तियों को खींच लेगी, यानी कि मेरा मरना तो तय है। क्या कहते हुए विद्युतांश वह अपनी तीनों प्राकृतिक शक्तियों को काम पर लगा देता है। इस समय विद्युतांश की कुदरती स्वर्ण जयंती शक्ति वह विद्युतांश के शरीर के अंदर से उसकी आत्मीय शक्ति को बढ़ाने लगती है और विद्युतांश की वह तीनों शक्तियां विद्युतांश के लिए ताकत इकट्ठा करने लगती हैं। वही विद्युतांश की मूल तत्व शक्तियां वह विद्युतांश के शरीर को ठंडा रख रही थी और शील को विद्युतांश के शरीर में जड़ करने से रोक रही थी। वही विद्युतांश की नजरें उस रहस्यमय और प्राचीन सूरज के ऊपर थी, जो कि बेहद ज्यादा बड़ा होता जा रहा था और विद्युतांश के काबू से बाहर हो रहा था। तभी विद्युतांश भाई गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं 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 विद्युतांश नहीं। यह कहते हुए विद्युतांश की माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था और विद्युतांश के पूरे शरीर के ऊपर एक रहस्यमयी आवा चमकने लगती है। तभी विद्युतांश वह देखता है कि वह रहस्यमयी शील विद्युतांश की सभी शक्तियों को सोखने लगती है। बस यही वह एक पल था जो विद्युतांश की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। जैसे ही विद्युतांश का ध्यान उसकी सामने उस प्राचीन सूरज से हटा, वैसे ही विद्युतांश का वह पल आ गया जिसमें विद्युतांश की जीवन और मौत की असली परीक्षा शुरू हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस रहस्यमय समय में? क्या विद्युतांश उसने उस सूरज के ऊपर से काबू खो दिया और हमारा हीरो मारा गया? और क्या रहस्य रहेगा इस शील का? और विद्युतांश कब बनेगा एक विनाशक योद्धा और बनकर बचा पाएगा अपने बेटे को? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग, क्योंकि इस कहानी के सभी जवाब मिलेंगे आपको मेरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर मेरी कहानी एक अद्भुत पर। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम सभी भाइयों का।